नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की 1500 भर्तियां निकली हुई हैं और इसमें जो है ये भर्तियां जो है स्टेट वाइज निकली हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं क्या जो है कितनी सीट्स हैं, किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं, कौन एलिजिबल होगा, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देखेंगे जब डिटेल नोटिफिकेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो यहां पर लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26, यानी कि 2025-26 के अंदर लोकल बैंक ऑफिसर की जो है भर्तियां निकाली गई हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो है कौन सा स्केल है या ग्रेड है, JMGS यानी कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। तो यहां पर जो है इनका बेसिक पे और जो है ग्रेड पे दिया गया है। ये 1500 जो है वैकेंसी है टोटल। इसके बाद यहां पर इन एडिशन जैसे स्पेशल अलाउंस मिलता है, DA मिलता है, HRA मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, LTA मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हैं जो आपकी जो भी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो बैंक की जो भी अपनी पॉलिसी होगी उसके हिसाब से आपको अलाउंसेस या बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं डिटेल्ड ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसीज विद रिजर्वेशन इन द अबव नोटेड वैकेंसीज। यहां पर विद रिजर्वेशन आपको बताया गया है, जैसे आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसी 200 है ना। फिर इनका जो है बाइफरकेशन किया गया है, या कितना रिजर्व क्लास में कितनी है, अनरिजर्व में कितनी है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। अगर आप असम से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, अगर आप गुजरात से हैं तो कितनी वैकेंसीज है, ये सारी चीजें आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पर वैकेंसीज नहीं है, जैसे राजस्थान नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जहां पर वैकेंसीज हैं इन्होंने वहीं पर ही जो है उसकी भर्तियां निकाली हैं। तो इसके बाद बात करते हैं, यहां पर देखिए नोट करके लिखा है कि ये वैकेंसीज प्रोविजनल है, इसमें अगर कुछ चेंज होगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया जाएगा। यहां पर ये सारी डिटेल है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बात करेंगे शेड्यूल ऑफ इवेंट। शेड्यूल ऑफ इवेंट यानी कि आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने का, वो 24/10/2024 यानी कि कल से जो है ऑलरेडी शुरू हो गया है और लास्ट डेट इसकी कब है, 13/11/2024 यानी कि 13 नवंबर 2024 तक आपको ये फॉर्म भर लेना है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली फॉर एनी वन ऑफ द स्टेट। ये ध्यान रखिएगा, आप किसी एक स्टेट में एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे एज पर आइडेंटिफाइड वैकेंसीज इन दिस नोटिफिकेशन एंड द एप्लीकेंट intend to apply should ensure that they fulfill the eligibility criteria। और वो eligibility criteria को क्या करें, fulfill करें। ठीक है जी। इसके बाद प्लीज नोट दैट eligibility criteria specified are the basic criteria for applying the post, यानी कि जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये बेसिकली एक बेसिक क्राइटेरिया है। तो इसके ऊपर ना चर्चा करते हुए सीधा आते हैं यहाँ पर नेशनैलिटी सिटीजनशिप। भाई जो सिटीजन होना है, जो आप जब आप अप्लाई करोगे तो यानी कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, मतलब एन एप्लीकेंट आइदर ऑफ दिस, नेपाल से, भूटान से, ये सब कर सकते हैं, है ना। इसके बाद एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम एज जो है 20 साल और मैक्सिमम एज 30 साल है। इसमें जो लोग कैटेगरी से आते हैं उनको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन from a university or institution recognized by government of India or its regulatory body। यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और वो फुल टाइम या रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है ओपन से या इग्नू से कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट possess वैलिड मार्कशीट, आपके पास वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट दैट he or she is graduate on the day he or she register and indicates the percentage of marks obtained in the in graduation while registering online। तो आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है जी, या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये एज हो गया और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कट ऑफ डेट फॉर पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी इन एज क्राइटेरिया।
तो वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस, यानी कि आपका ये अक्टूबर 2024 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो इसका फर्स्ट डे यानी कि 1/10/2024 से, मतलब वो वाली डेट है, वहां से आपका एज कैलकुलेट होगा। आपकी जो मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 30 वो यहां से कैलकुलेट होगा। ठीक है, द कट ऑफ डेट for the purpose of eligibility in respect of educational qualification shall be last date of online registration notified। ठीक है जी, 13/11/2024। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 13/11/2024, यानी कि उस डेट तक आपके पास डिग्री या मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए। द डेट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन विच इज reckoned for eligibility under the parameter of educational qualification will be, ठीक है, इसको जरूरत नहीं है। जहां पर भी अब जब आप इसे ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछेगा भाई आपका सीजीपीए कितना है, परसेंटेज में क्या है, वो सब जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है ना। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में वो कितना है। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास से है तो, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर ध्यान रखिएगा, वो 3 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD यानी कि दिव्यांग है तो आपका 10 साल का यानी कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। यहां पर लिखा हुआ है किस किस केस में जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है जी, हियरिंग इंपेयर्ड है, विजुअली इंपेयरमेंट है, ब्लाइंडनेस, ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में लिखी है। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, ठीक है, हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 5 years मिलिट्री सर्विसेज, तो एक्स सर्विसमैन यानी कि आपने फोर्स में काम किया होगा। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको कितने साल का रिलैक्सेशन है एज में, 5 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रायट्स, मतलब 1984 के दंगों के दौरान अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी फैमिली मतलब इफेक्ट हुई हो तो उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। The relaxation in upper age limit to SC, ST, OBC application is allowed to cumulative basis with only one of the remaining category for which age relaxation is permitted as mentioned above in point D3 to D5. However, it is subjected to maximum upper age limit of 50 years. The application, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, it is subjected to a maximum upper age limit of 50 years. The applicant who are coming under creamy layer are not entitled. यहाँ पर creamy layer जो है वो entitled नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर आपको ये पता चल गया कि भाई आपको अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन द वैकेंसीज इन ऑफिसर्स कैटेगरी कैडर, ऑफिसर्स कैडर के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 34 ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। Person with benchmark disability are eligible for reservation. The reserved category of disability mentioned under this act are namely ये जो है इनको ही रिजर्वेशन होगा, है ना। यहाँ पर ये ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर भी बता दिया, वो सेम जो है सेम चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। Definition of the above specified disability will be as per the right of person with disability act 2016 and reservation shall be in accordance with that instruction only। ठीक है, तो यहाँ पर भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओनली दोज पर्सन विद परमानेंट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मींस ए पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबिलिटी है वो कम से कम 40% होनी चाहिए, मतलब 40% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की 30% डिसेबिलिटी है तो वो एलिजिबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। ए पर्सन हु वांट्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल हैव टू सबमिट ए disability certificate issued by competent authority as per the government of India guidelines। ठीक है, अगर आपको अप्लाई करना है डिसेबिलिटी वाले रिजर्वेशन के अगेंस्ट तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया। गाइडलाइंस फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अंडर एस, ये गाइडलाइंस है, इसकी जरूरत इतना नहीं है। ठीक है जी, जो मुद्दे की बात थी वो वहां मैंने बता दिया आपको। गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड सेरिब्रल पैल्सी, है ना। ए कंपनसेटरी टाइम फॉर 20 मिनट्स पर आवर। अच्छा, ये दिया गया है कि एग्जाम में आपको जो है 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इसके बाद गाइडलाइंस फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, ये तो पहले ही बता दिया कि 40% से कम डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए, इनको भी 20 मिनट दिया जाएगा फॉर एवरी आवर, मतलब जो भी एग्जाम होगा उसमें 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। कंडक्टिंग एजेंसी, द फैसिलिटी ऑफ व्यूइंग द कंटेंट ऑफ द टेस्ट इन
magnifying font will not be available to visually impaired candidate who use the service of a scribe for the examination. Will not be available, magnifying font will not be available, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो ये बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि आपको जो पेपर होगा तो आपको कितना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, है ना, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। प्रोबेशन पीरियड, यानी कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। यहाँ पर ये पहले ही इन्होंने बता दिया है। ये ज्वाइनिंग डेट से होगा आपकी, ऐसा नहीं है जिस दिन लेटर आएगा उस दिन से, जिस दिन आप ज्वाइन कर लोगे तब से होगा। सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड, यानी कि जब आप सर्विस में पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको इंडेमनिटी बॉन्ड भरना होगा 2 लाख रुपए का। ठीक है जी। फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है कितने पीरियड का होगा, मिनिमम 3 इयर्स का, 3 साल का जो है ये बॉन्ड होगा। यानी कि आप 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, अगर आप रिजाइन देते हो तो आपको यह 2 लाख रुपए जो है वापस करने होंगे, क्योंकि ये बॉन्ड बना दोगे, फिर ये आपको जो है देना होगा, है ना, अगर आप इसको छोड़ते हो कंपनी को। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई? सिलेक्शन प्रोसेस है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ग्रुप डिस्कशन अगर होता है तो, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये जो है आपको ध्यान रखना है, आपका एक तरह से आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू 3 लेवल पर होने वाला है। यहाँ पर लिखा है इफ कंडक्टेड, ये कब होगा? अगर मान लो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे तब ये उसको जो है देखेंगे कि ग्रुप डिस्कशन की जरूरत है या नहीं। ठीक है, बाकी बैंक को राइट है कि वो किसी भी तरह से कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो सबसे मुद्दे की बात है, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा एग्जाम का? एग्जाम का जो स्ट्रक्चर रहेगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 60। ये दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है जी, तो मतलब एक तरह से करंट अफेयर्स, लेकिन इसमें ज्यादातर हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे जनरल अवेयरनेस के बाद इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस कितना है आपको, है ना, फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पूछेंगे। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में होगा। 35 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा। इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, DI जिसे आप बोलते हो, जिसमें ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, इसमें 35 क्वेश्चन होंगे और इसमें 60 नंबर का ये पेपर होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज भी होगी इंग्लिश, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 नंबर का होगा, इंग्लिश में ही होगा भाई, ये तो हिंदी में नहीं हो सकता। 40 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे, यहाँ पर बेसिकली ये आपकी जो है राइटिंग स्किल्स को जो है चेक करना चाहते हैं कि आप लेटर राइट कर सकते हैं या नहीं, एसे लिख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक तरह से राइटिंग स्किल्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे और ये मैक्सिमम मार्क्स होंगे 25 के, और इंग्लिश में होगा 30 मिनट का आपको जो है टाइम दिया जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये पता चल गया कि किस तरह से ये आपका पेपर होने वाला है। अब यहाँ देखेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो लेटर राइटिंग एंड एसे है, मे बी इवेल्युएटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग फीचर्स रिलेटेड टू राइटिंग प्रोफिशिएंसी, है ना, जैसा मैंने बताया अभी आपको कि आप लेटर जो लिखते हैं वो क्या आप लेटर लिखने में सक्षम हैं, किस तरह का लेटर लिख सकते हैं, ये उसके लिए है। द स्कोरिंग मैकेनिज्म इज ड्यूली वैलिडेटेड एंड इवैल्यूएट्स प्रोफिशिएंसी ऑफ टेस्ट टेकिंग इन राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ज्यादा अंग्रेजी है, बाकी की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्लीज नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट रखने हैं, वैलिड कॉल लेटर फॉर रेस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आपका रोल नंबर आएगा, बेसिकली इसे हम शुद्ध भाषा में रोल नंबर ही बोलते हैं। तो ये वैलिड कॉल लेटर फॉर द रेस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, है ना, इन ओरिजिनल बेयरिंग द सेम नेम एज इट अपीयर्स ऑन द कॉल लेटर। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप जो अपना पैन कार्ड ले जा सकते हैं, देखिए यहाँ कुछ दिया है, नहीं दिया तो आधार कार्ड भी ले जाएंगे या वोटर ID कार्ड ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। कैंडिडेट रिपोर्टिंग डेट आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द कॉल लेटर फॉर द एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड टू टेक एग्जामिनेशन। मतलब एक टाइम आपको दिया रहेगा, उस टाइम के बाद अगर आप जाओगे तो आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा।
The reporting time mentioned on the call letter is prior to start time of the test. For the online examination, the duration of the examination 3 hours 30 minutes. तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। कैंडिडेट को जो जरूरत है वो है कम से कम 4 घंटे, वेन्यू फॉर अबाउट 4 hours और मोर, इंक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वेरियस फॉर्मेलिटीज सच एज वेरिफिकेशन कलेक्शन। ठीक है, तो मतलब 4 घंटे का जो है आपका एक तरह से पेपर है, उसमें 3 घंटे 30 मिनट का पेपर रहेगा और बाकी 30 मिनट में हो सकता है जो है वो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट का चेकिंग होगी, वो सब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी मुद्दे की बात है कि ऐसा मत समझिएगा कि रॉन्ग पेनल्टी नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 और 0.25। ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 1/4 उड़ जाएंगे। कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, यानी कि एक तरह से आप ये समझ सकते हो जो एग्जाम वाइज है कट ऑफ है, इसमें एग्जाम वाइज क्या है, कट ऑफ है। ये कट ऑफ जो है एग्जाम वाइज है, ये आपको याद रखना है, यानी कि आपको सभी पेपर में क्लियर करना जरूरी है, मिनिमम कट ऑफ से ऊपर जाना जरूरी है। जो भी 4-5 एग्जाम है आपके, रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, हर पेपर के अंदर जो है कट ऑफ है। ठीक है, आपको इंडिविजुअल कट ऑफ को क्लियर करना ही है। ऐसा नहीं है कि 5 पेपर है, आपने 4 में तो फोड़ दिया और 1 में आप फेल हो गए तो आप फेल ही माने जाएंगे, ये आपको समझना है। Decision of bank in shortlisting and calling number of candidate for personal interview shall be final. Marks obtained in the online examination will be considered for shortlisting for interview and also for final merit list. यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि जो भी आपके मार्क्स आएंगे वही कंसीडर किए जाएंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें भी यहाँ पर देख लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन लोकल लैंग्वेज of the state applied for candidate shortlisted in the online examination will be required to qualify the language. Local language का भी एक होगा भाई, देखो, in the local language of the state applied for candidate shortlisted in the online examination will be required to qualify language proficiency test, failing which they will not be allowed to appear for personal interview and thus their candidature will not be considered for further selection process. Candidate who produces 10th or 12th standard mark sheet certificate evidence having studied the specific language, local language of the applied state as one of the subject will not be required to undergo the language proficiency test. इसका मतलब यह है कि अगर साउथ इंडिया में कोई व्यक्ति है और उसने हिंदी नहीं पढ़ी और मान लो वो हिंदी वाले स्टेट में अप्लाई करता है तो उसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें मतलब यहाँ पे मार्क्स वगैरह का कुछ सिस्टम नहीं बताया गया है, लेकिन वहां पर उस टेस्ट में ये जाना जाएगा कि हाँ इसको हिंदी आती है या नहीं। अगर उसने हिंदी में ऑलरेडी किया है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। अब मान लो कोई हिंदी वाला व्यक्ति आंध्र प्रदेश में जाकर के तेलुगु में जो है वहां पे अप्लाई करता है तो वहां का लोकल लैंग्वेज तो तेलुगु है, तो तेलुगु में वो प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे कि क्या वो तेलुगु बोल पाता है, लिख पाता है, ये सारी चीजें जो है चेक होने वाली है, इसका ये मतलब है। पर्सनल इंटरव्यू भाई सबको पता है, इसमें खैर क्या ही है। रेशो आप देख सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट 1:3 अगेंस्ट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, एक वैकेंसी पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा, ऐसे समझ लो। अगर यानी कि 1500 वैकेंसी है तो 4500, 1500 15 या 45, तो 4500 लोगों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं। ठीक है, वेटेज रेशियो ऑफ द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू विल बी इन रेशियो 80-20, यानी कि जो आपके ऑनलाइन में जो मार्क्स आएंगे वो 80-20 वाले रेशियो में, 20% आपका इंटरव्यू है और 80% आपका जो है एग्जामिनेशन है। तो मोटे मोटे तौर पर आपको यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जीडी नहीं होने वाला, वो लिखा था क्योंकि उन्होंने लिखा भी था इफ इन केस कंडक्टेड, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा, तो 80-20 के रेशियो में आपके जो मार्क्स हैं वो जोड़े जाएंगे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर आपका सिलेक्शन, ठीक है। अरे बाबा, ये सब हो गया, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी चीजें तो जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको जो है आसानी से चीजें क्लियर होंगी, भरना ही है सीधा फॉर्म। इसके बाद द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कौन कौन सी स्टेट्स में होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्टेट्स के बारे में यहाँ बताया गया है। अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो वहां पर आप ऑनलाइन फॉर्म जब भरेंगे तो आप अपने नियरेस्ट स्टेट में, मतलब जो भी स्टेट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर ये लिखा गया भाई, आपने एक बार जो है चेक कर लिया, फिर आपको जो है कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजा जाएगा। मान लो आपने गलती से दिल्ली में अप्लाई करना था, कर दिया आपने जो है चंडीगढ़ में,
तो अब आप सोच रहे हो कि मैं दिल्ली में अप्लाई कर दूं, तो वो सब चीजें लिखी हुई हैं कि वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो आप क्या करते हो भाई, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, एक बार चेंज सिलेक्ट हो गया तो सिलेक्ट हो गया, तो इसलिए आपको पहले से ही ध्यान रखना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये इंटरव्यू के टाइम की बात है भाई, आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए इंटरव्यू कॉल लेटर का, सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे वो एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, उसका ओरिजिनल होना चाहिए ना, कलर निकाल लेना, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए जितनी भी है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी, ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, इनकम इशूड बाय, जो भी इनकम का प्रूफ होना चाहिए। ये सारी डिटेल जो है ये EWS सेक्शन के लिए है, तो मतलब आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये तो खैर इंटरव्यू के दौरान की बात है, जब इंटरव्यू हो जाएगा, मतलब जब इंटरव्यू होगा आपका, तब आपको ये रखना है। सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, यहाँ पर जो है सारी चीजें जो मैंने बता दिया। आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे जी, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो इनका ऑनलाइन पोर्टल है, जो इनकी बैंक की वेबसाइट पर होगा, वहां से अप्लाई करना है, पेमेंट करनी है, आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब जो है अपलोड करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, बिफोर अप्लाइंग आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको ये भाई मोटे मोटे तौर पर आपका फोटो होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन होने चाहिए, उसकी फोटो होनी चाहिए, ठीक है, और आपका क्या है सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, आपके पास मेल आईडी होना चाहिए, वैलिड फोन नंबर में होना चाहिए, ये सब आधार से लिंक होने चाहिए, ध्यान रखना आधार वाले ही हो तो ज्यादा अच्छा है, आधार से लिंक हो तो बेटर है ना। हैविंग ए वैलिड आईडी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आपके पास होना चाहिए। फीस, भाई फीस जो है जनरल के लिए 850 रुपए, और जो SC ST PWD है उनको जो है PWBD जो है वो 175 रुपए, यहाँ पर फीस लिखी है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर, एप्लीकेशन प्रोसीजर जैसा कि मैंने बताया, अगर इस प्रोसीजर के लिए हम जो है अगली वीडियो बनाएंगे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको ये बता दिया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जब आप अप्लाई करेंगे तो किस तरह से अप्लाई, सॉरी मतलब क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन एलिजिबल है, वो सब मैंने आपको बताया। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर हम अगली वीडियो बनाएंगे कि मतलब किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरा जो है लाइव बताएंगे कि कहां पर क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है, तो उसको हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट सब हो गया। एप्लीकेशन सर्विंग एम्प्लॉइज ऑफ बैंक, जो बैंक के अंदर ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, हो सकता है इससे लोअर ग्रेड का कोई व्यक्ति है वो जो है इसमें अप्लाई करना चाहता है, तो वो इसके उसकी कंडीशंस यहाँ पर जो है दी गई है। बस ये याद रखिएगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो बैंक की वेबसाइट पर होगा, कहीं और नहीं होगा, इन्होंने वेबसाइट के लिए दिया हुआ है लिंक। ये कहाँ गया जी भाई साहब, ये रहा, ये इनकी वेबसाइट है unionbankofindia.co.in, है ना, .co.in, तो ये इनकी वेबसाइट है। इसके बाद ये बैंक के एम्प्लॉइज के लिए है, चीटिंग नहीं करनी है, मिसकंडक्ट ऑफ अनफेयर एंड चीटिंग तो होती नहीं है खैर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, ये सब चीजें जो है यहाँ पर है, ठीक है जी। तो ये था पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आप इस पेपर के अंदर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको जो है ऑनलाइन बताएंगे, सारी चीजें डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।